अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 8 जून 2022 बरोज़ बुध सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत अहम इशू है। आपको पता है चेयरमैन नैब अपनी पसंद से एक हमारे दोस्त मीडिया चैनल के मालिक आसफ अली जरदारी से मिलकर नाम तजवीज़ कर बैठे हैं। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर। आइन का आर्टिकल 207 बड़ा क्लियर है कि हाजिर यानी जज जो 2 साल तक मुलाजमत के बाद सर्विस पूरी ना कर ले, यानी वक्त ना गुजार ले, वो चेयरमैन नैब नहीं तैनात हो सकता। इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, या कोई अदालती अमूरात, तो ये तो किसी तरह से भी इतलाक़ नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती लगाना है और उसके लिए ग्राउंड सेट की जाती होती हैं आपको। और यहाँ जो है ये मामला चीफ जस्टिस ने आज जो फैसला दरख्वास्त खारिज की है, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी या इंट्रा कोर्ट में अपील होगी। इट्स बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो इसके अंदर रेज़ किया हुआ है और नाकाबिल समाअत का है, नॉट मेंटेनेबल है। और रिमार्क्स उन्होंने दिए, चेयरमैन नैब की तैनाती पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदालतों का नहीं। अदालत की तरफ से डिक्टेट कर सकती है। और सिर्फ उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन थी, सुप्रीम कोर्ट जिस फैसले का आपने हवाला दिया उसके बाद काफ़ी फ़ैसले आ चुके हैं। अदालत ने चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। ये सेक्शन 6 में बात की थी कि चीफ जस्टिस से मुशावरत का कहा था। 20 साल गुजरने के बावजूद आते फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। नैब ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतल्लिक़ शिक में तरमीम ना की जा सकती है। और ये जो कहा उन्होंने कि वज़ारत कानून को चेयरमैन नैब की तैनाती के तरीक़ाकार में तरमीम की हिदायत की जाए और चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर नए चेयरमैन नैब की तैनाती से रोका जाए। अब ये दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। और जो बड़ी मज़ेदार बात है, यानी मुनारफ अरकान जो लूट मार में साथ रहे, साइफर रजीम में हिस्सा रहे, नूर आलम वो चेयरमैन पॉलिटिकल कमेटी बन गया। ये दिन भी आना था कौम के ऊपर। और उन्होंने कहा जी नैब बनने से अब तक नैब के तमाम मुलाजमीन उनके माँ बाप बहन भाइयों के साथ सजात के ऑडिट का हुक्म दे दिया। आप कौन है भाई? किस कैपेसिटी में आप ये बात कर सकते हैं नूर आलम? या आपको बाकायदा लिख रहे हैं? ज़रा जवाब दें कौम को। क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने? एक माह में तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों की तफसीलात सामने लाई जाएँ, उनके सजात की तफसीलात जो है ना मीडिया के ज़रिए पब्लिक की जाएंगी। कायम काम चेयरमैन है ज़ाहिर शाह कमेटी में पेश हुए। ईडन हाउसिंग स्कीम से प्ली बार्गन की तफसीलात भी तलब कर ली और उन्होंने बताया कि ये प्ली बार्गन की जो मंजूरी है ना वो गुज़श्ता रोज़ अदालत से ली गई। अब अदालत ने दे दिया तो ये चैलेंज तो फिर आगे हाई कोर्ट में ही होगा। नैब का दावा है कि अब तक 820 अरब रुपये की रिकवरियाँ की हैं। सलीम मानी वाला यानी जितने मुलज़िम हैं वो सारे इकट्ठे हो गए ना यहाँ तक। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अब तक सिर्फ 15 अरब रुपये कौमी ख़जाने में जमा करवाए गए हैं। कायम मकाम चेयरमैन जो है ना ये वसूलियों पर ब्रीफिंग दें। जो रकम नैब के पास आएगी उसका ऑडिट ज़रूर किया जाएगा, ये नूर आलम कहते हैं। नैब जो वसूलियाँ करता है वो कौमी ख़जाने में जमा होनी चाहिए। जो इदारा हुकूमत को 1 पैसा भी लेगा उसका ऑडिट ज़रूर होगा। नैब का एक ही अकाउंट है जिसमें तमाम वसूलियाँ रकम रखी जाती हैं। ये डिप्टी चेयरमैन नैब ने कहा नैब 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखता। PICP या नैब वसूली और रकूम का तकसीम का मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म दिया उन्होंने। और यहाँ जो है ना बुनियादी तौर पर जो है ना जी अजीब व गरीब सी बातें की हैं। जाहिर शाह ने आज वो बैरिया टाउन में अरबों रुपए का नाजायज़ फ़ायदा स्पॉन्सर को पहुंचाया गया। सक्कर से नैब ने करोड़ों रुपए की चोरी शुदा गिरवी अब जो बता रहे हैं। अब यहाँ मैं बताता चलूँ, देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ जो पैसा जो बैरिया टाउन के और तो कोई है नहीं ना इनकी इनकम। और यहाँ भी लोग कुछ कहते हैं कि वो पैसा इधर एडजस्ट नहीं हो सकता। क्यों एडजस्ट नहीं हो सकता? बुनियादी तौर पर बात समझिएगा कि यहीं से पैसा वो बाहर गया है और ये जो पैसा है, ये पैसा जो अर्न किया आपने, तो वो पैसा जो वहाँ पड़ा है वो और पैसा तो है नहीं। या तो उसको सेपरेट पैसा आप शो करें तो वो पैसा उसमें एडजस्ट हो सकता है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। चोरी शुदा अपना जो गंदम बरामद की कुछ वसूलियाँ बिलावास्ता कुछ बिलवास्ता होती हैं। और ऑडिटर जनरल जब भी नैब के अकाउंट्स को ऑडिट करना चाहे कर सकता है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और जो शिबली फ्राज कहते हैं नैब कवानीन में जो तब्दीलियाँ की जाएँ उसके बाद नैब का क्या स्टेटस होगा, क्या नैब आज़ाद तौर पर काम कर सकेगा? अब इस पर
अपना जो कहते हैं नैब ने तो अपने तौर पर काम करना है जो कानून के मुताबिक है। कानून साजी पर सवाल उठाने का नैब को भी इख्तियार नहीं है, ये डिप्टी चेयरमैन नैब ने कहा। शिबली साहब कानून साजी पर बात करनी है तो सेनेट या कौमी असम्बली में करें। ये चेयरमैन जो है ना नूर आलम, इदारों का काम करप्शन को रोकना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हुकूमत में नहीं रहा उससे सियासी इंतकाम लिया जाए। नैब अफसरान और ये सारी बातों को सामने रखते ना, और ज़ेर जो इस्तेमाल गाड़ियाँ हैं, नैब को तो आपने पूरे इख्तियारात ही नहीं दिए इस कॉन्टेक्स्ट में। जो पैसे देने चाहिए थे आपने वो भी सामने नहीं रखे हैं। आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बात हो रही है जो मुनर्रफ अरकान है 20 नेशनल असम्बली के। आपको सिंध हाउस की कुछ तस्वीरें बैकग्राउंड पे आ रही होगी। राजा रियाज जो बात करते रहे, नूर आलम जो बात करते रहे, यानी पार्टियां छोड़ गई हैं और जाके राजा रियाज तो कहते हैं मैं जाके इलेक्शन PMLN से लड़ूंगा। तो ये जो फैसला दिया था वो 63A आर्टिकल बैकग्राउंड पे चल रहा है, या 63AA1 की बात हो रही है। एक आदमी पार्टी छोड़ देता है, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। अब इसमें फिजिकल नहीं भी हुआ तो उनके अमल बता रहे हैं ना। मैं आपको फिर वो लेके चलूंगा 3 अप्रैल को जब तहरीक अदम एतमाद रद्द कर दी गई थी रूलिंग के जरिए, एक शैम इजलास हुआ, उसमें इन तमाम लोगों ने वोट डाले हैं। इंटेंशन और मोटिव इनका क्लियर है। वो ठीक है चलाकी के साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9 अप्रैल को जब इंतखाबात कराएं वहां वोट नहीं दिए, लेकिन आपने माइंड बड़ी वाज़ेह हो गया था। तो ये 63A1 की इंटरप्रिटेशन करनी है सुप्रीम कोर्ट में, और अपील दायर कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बड़ी डिटेल में मैंने भी यहाँ जितनी इनपुट दे सकता था मैं काफ़ी अर्से से कह रहा था कि ये फाइल होनी बनती, और ये भी सरकार कौमी असम्बली को है डिसीट करने के रेफरेंस मुस्तरद होने के खिलाफ ये अपील दायर करनी है। 11 मई को एक मुतफ़क़ा फैसला किया था इलेक्शन 3 मेंबर बेंच ने, और 20 अरकान कमीशन में भेजे के तमाम रेफरेंस इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया। कहता पार्टी से इनकराब का इर्तिकाब करने वाले अरकान कौमी असम्बली के आइन के आर्टिकल 63 इन कानून साजों पर इतलाक नहीं होगा जिन्होंने अप्रैल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद के दौर में पार्टी का साथ नहीं दिया था। अब यहाँ जो सारी बात वहाँ बड़ी वाज़ेह तौर पर है, और PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये दावा भी किए जाने का इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन ने शवायद को रिकॉर्ड किए बगैर इस मामले का फैसला किया, और इसने हकीकत का नोटिस नहीं लिया कि मुतल्लिका अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी की जानिब से जारी के शोकाज नोटिस का जवाब नहीं दिया। ये अपील एक ऐसे मौके पर की जा रही है जब PTI से मुनर्रफ और पंजाब से सागर रुकन असम्बली ज़ारा बतूल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 20 मई के फैसले को चैलेंज किया गया था, और 25 मुनर्रफ अरकान के हवाले से। और अब यहाँ बात फिर सिंपल सी है, मैं बताता चला हूँ, और कहने का मकसद बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो एक क्लर्क की तौर पर रिटर्निंग अफसर के तौर पर मामलात को देखता है, और ये सारा मामला जो है ना अपील के कॉन्टेक्स्ट में 90 दिनों के अंदर अंदर आप इस मामले को फ़ैसला करना होता है। जब अपील दायर हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर अपील दायर करनी है। और यहाँ आपको याद है इन लोगों ने सेडिशन के पर्चे दर्ज नहीं कराए इन लोगों के खिलाफ। साइफर जो पैसा आया, पैसा हैंडलर के ज़रिए यहाँ तकसीम हुआ, लोग ऐसे नहीं। फिर मैं आपको यहाँ साइफर का थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर इस मसले में। हारून रशीद का कॉलम चल रहा होगा बैकग्राउंड पे, अंसार अब्बासी का कॉलम चल रहा होगा कि जिसमें ये तहरीक अदम एतमाद के हवाले से फिर मुलाकातें सारी जो अमेरिकन के साथ हुई वो भी सारी आप देख लें, आपको समझ सकते हैं कि क्या हालात और वाक़यात हैं। बात यही नहीं रुकती है। ये साइफर का पहला फेज़ था जो कामयाब हो गया। अपना हुसैन हक्कानी की नवाज शरीफ से कुछ 5.5 साढ़े 6 घंटे की मुलाकात जो हुई ये 3 मार्च को हुई, 7 को ये साइफर दिया गया, और 8 को तहरीक अदम एतमाद आ गई। हालांकि जल्दी क्या थी, ये तो तब आनी थी जब असम्बली का इजलास हो रहा था, लेकिन ये उस एजेंडे का हिस्सा था। इससे अगला जो एजेंडा था कि यहाँ से कुछ NGO के लोग जो हैं वो इसराइल गए, वहाँ जाके वज़ीर-ए-आज़म उनके सदर से मिले, और सदर ने बड़ा खुशाइंद कहा उसको, इसराइल कभी भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, मुसलमानों का कभी दोस्त नहीं हो सकता। उनका जो ग्रेटर इसराइल का एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 26 प्रोटोकॉल्स पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर तीसरा उसी में चेन ऑफ इवेंट में आका दो जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना इंडिया के हवाले से। ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हैं और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ भी हैं। तो ये आपको समझना है। अभी इससे अगले भी इवेंट आने हैं जहाँ से आप समझ सकेंगे क्या हालात और वाक़यात हैं। यूँ मामलात अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं।
मौका मिले तो ग़ज़वा हिंद के हवाले से मैं कोशिश करूँगा, ग़ज़वा हिंद के हवाले से यहाँ जो है ना डॉक्टर इसरार का जो बयान है ना ज़रा वो चला दूँ। ग़ज़वा हिंद है क्या और कब होना है, क्या चीज़ें हैं, ये समझने के लिए बहुत पहले वो ज़रा सुनिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जिहाद हिंद के हवाले से क्या आजकल का वो जिहाद किस दर्जे में है। देखिए, हुजूर की हदीस में 2 जिहाद एक हदीस में जमा किए गए। इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, मेरी उम्मत के 2 लश्कर ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने आग से छुटकारा दे दिया। इसाबतुन तग़ुल हिंद, एक लश्कर वो होगा जो हिंद पर हमलावर होगा, और दूसरा लश्कर वो होगा कि जो हजरत ईसा का साथ होकर और दज्जाल से जंग करेगा। एक हदीस में इन दोनों को जमा होने से जो नतीजा मैं निकालता हूं वो ये कि वो उस वक्त होगा कि जब के कहीं इस्लामी खिलाफत का निज़ाम कायम होकर फिर दाएं बाएं जो है उसकी तौसी का मरहला आएगा। जैसे कि जजीरा नुमाए अरब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माहू सहाबा किराम की जिद्दोजहद से और जिहाद के इन सारे मरहलों से गुजर के दीन कायम हो गया, खिलाफत का निज़ाम बर्पा हो गया। अब वहां से फौजें निकली दाएं बाएं और सीधे शिमाल की तरफ। दाईं तरफ इराक से होते हुए ईरान और दूसरे और मशरिक की तरफ, मगरिब में जो है शाम से होते हुए मिस्र और लीबिया और बहरे ओकियानूस तक, और एक शिमाल में सीधा जो है कॉकेशिया की तरफ। ये 3 लश्कर निकले थे। इसी तरीके से गुमान गालिब ये है कि अल्लाह करे बात बड़ी दूर की मालूम होती है। गुमान ये है कि हिंद पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुत्तहिद होकर एक मुल्क बनेंगे इंशाअल्लाह, और यहां खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह का निजाम कायम होगा। फिर यहां से मशरिक की तरफ हिंदुस्तान और यहीं से फिर मगरिब की तरफ वो मामला हो जाएगा जो हुजूर ने फरमाया कि यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनथब बिलिया। खुरासान के इलाके से वो लश्कर चलेंगे कि जो स्याह परचम लेकर चलेंगे और उनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर दफन कर दिए जाएं। तो यरूशलेम की बाज़याफ्त भी फिर उसी वक्त होगी, हिंदुस्तान भी दोबारा फतह उसी वक्त होगा। वरना हिंदुस्तान पर तो गज़वा जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने भी किया था, फिर महमूद गज़नवी ने भी, फिर गौरी ने भी, ये तो मुख्तलिफ गज़वात होते रहे हैं। इसी तरीके से फिर जो शाह वलीउल्लाह के ज़माने में अहमद शाह अब्दाली आए, ये तो हुए। लेकिन ये एक हदीस में दोनों को जमा करना जो है दर हकीकत ये उस आखिरी दौर से मुताल्लिक है, वल्लाहु आलम। और बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई है। कंजर्वेटिव पार्टी की 1922 कमेटी के सरबराह ग्राम ब्रेडी ने नताइज का ऐलान कर दिया। 359 में से 200 अरकान ने उनके हक़ में, 211 अरकान ने और 148 ने मुखालफत में वोट दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई खुफिया रायशुमारी के ज़रिए वोट डाला और एतमाद का वोट जीत लिया और तहरीक नाकाम हो गई। ठीक है ना जी। और ये कहना जो है कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक़ अरकान पार्टी कमेटी ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम और वोटिंग के लिए लिखे गए ख़तों की, ठीक है ना जी, हद दरकार का 15% तक पहुंच गई। और जो अपोजिशन लीडर हैं स्कॉटिश कंजर्वेटिव, उन्होंने वोट देने का ऐलान कर दिया और बोरिस जॉनसन को हटाने के लिए 130 कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट के वोट दरकार थे। 59% जो है ना जॉनसन के हक़ में दिया, जबकि 41% उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि बोरिस जॉनसन जो है ना वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म की ज़िम्मेदारियाँ संभालने वाले। इस वक्त पार्टी 219 स्कैंडल पर दबाव का शिकार है। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने उनके इख्तियारात पर सवाल उठाए। अदम एतमाद के लिए 54 कंजर्वेटिव अरकान ने 1922 कमेटी से रजू किया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर लॉकडाउन के दरमियान पार्टी करने से मुख्तलिफ स्कैंडल के बाद अपनी पार्टी की जानिब से पीर को अदम एतमाद के वोट का सामना करना पड़ा। बरतानिया में कोरोना लॉकडाउन के दरमियान जून 2020 में सालगिरह सरकारी रिहाइशगाह पर 30 मेहमानों के साथ मनाई। इससे कबल मई 2022 में सरकारी रिहाइशगाह में उनके बरतानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक पार्टी का इनका जिसमें 100 के करीब अफराद थे। आप देखें कितने बड़े स्टैंडर्ड हैं उनके। और बरतानिया में आखिरी बार जो तहरीक अदम एतमाद 28 मार्च 1979 को कामयाब हुई थी। ठीक है जी। प्रोग्राम लंबा हो गया थोड़ा सा, लेकिन चलें। कंटेनर डंपर ट्रक वगैरह कब्ज़ा लेने के खिलाफ ड्राइवरों को गिरफ़्तार करने का मामला, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ना जी दरख्वास्त सुनी और DSP लीगल जो हैं वो और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पेश हुए। तमाम लोडर और कैरियर छोड़ने का हुक्म जारी करें और पुलिस की तहवील में है और जवाब दहिंदगा को अदालत हुक्म दे कि इंतज़ामिया किसी भी पार्टी की तरफ से निकाले गए
जाने वाले मार्च या रैलियों के दौरान मुख्तलिफ अशिया की नकलो हरकत के लिए चलने वाले ट्रांसपोर्ट के कंटेनर लोडर और हिरासत में ना लें। ठीक है जी, ये बातें सारी वहाँ पर रखी है। और जहाँ जब अदालत के सामने ये सारी चीज़ें आई हैं और इंतज़ामिया ने कोई कंटेनर कार डंपर वगैरह कब्ज़े में नहीं लिया, ये डिप्टी कमिश्नर वो कहते हैं। कंटेनर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने ठेकेदार के ज़रिए से किराए पर 170 लिए। अब देखिए ये एडमिशन है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का, इसका मतलब है कंटेनर ठेकेदार ने कब्ज़े में लिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बड़े वाज़ेह रिमार्क से। और इंतज़ामिया और ठेकेदार के माबैन होने वाले मुआहदों और ठेकेदार के फ्री आइंदा समात पर तलब कर ली है। 23 जून के लिए समात मुलतवी हो गई है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।